नमस्कार दोस्तों, शिल्पश्री क्लासेस में आपका स्वागत है। समय के बीतने का अर्थ है जीवन का बीतना। इसलिए हमें जीवन में हर एक पल का सदुपयोग करना चाहिए ताकि हम अपने इस जीवन का सदुपयोग कर सकें। इन्हीं विचारों के साथ आइए आज की कक्षा प्रारंभ करते हैं। आज का मेरा टॉपिक है क्रिया। क्रिया, जिसे आप अंग्रेजी में वर्ब कहते हैं। क्रिया वह शब्द कहलाता है जिससे किसी कार्य के करने या होने का पता चलता है। हर एक वाक्य में यह क्रिया शब्द अनिवार्य रूप से होता है। यदि यह क्रिया शब्द नहीं होगा तो वाक्य पूर्ण ही नहीं होगा। एक शब्द का भी वाक्य हो सकता है, जैसे आओ, बैठो, खाओ। यह पूर्ण वाक्य कहलाएगा क्योंकि इसमें एक ही शब्द भले ही है लेकिन इसमें क्रिया शब्द है। यदि वाक्य में क्रिया शब्द नहीं होगा तो वह वाक्य पूर्ण ही नहीं होगा। जैसे राम जाता पूर्ण नहीं है, राम जाता है, जब हम है शब्द लगाएंगे तो यह क्रिया शब्द इसमें ऐड हुआ, तब यह वाक्य पूर्ण हुआ। यानी क्रिया शब्द का होना वाक्य के लिए अनिवार्य है। क्रिया शब्द का होना वाक्य पूर्ण होने के लिए, पूर्ण होने के लिए अनिवार्य है। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि क्रिया क्या है। जिस शब्द से परिभाषा आप देख सकते हैं, परिभाषा के रूप में यदि हम लिखें तो जिस शब्द से किसी कार्य का करना या होना समझा जाए उसे क्रिया कहते हैं। जैसे वह पढ़ता है, यहां पर पढ़ता है क्रिया का बोध करा रहा है। इसको आप दूसरे शब्दों में भी कह सकते हैं, अथवा जिस शब्द से किसी काम के होने या करने का पता चलता है उसे क्रिया कहते हैं। ठीक है, जैसे खाना, पीना, आना, जाना, हंसना, बोलना, उठना, बैठना, ये सब क्रिया के ही रूप हैं। जितनी भी काम के करने या होने है ना, होता है, रहा है, ये सब क्रिया के ही रूप कहलाते हैं। ठीक है ना, इस तरह से आपने समझा कि क्रिया क्या है। किसी काम के करने या होने का जिस शब्द से पता चलता है वह क्रिया कहलाता है। क्रिया वाक्य का अनिवार्य तत्व है। यदि क्रिया नहीं होगी जिस वाक्य में तो वह वाक्य पूर्ण ही नहीं होगा। अब हम क्रिया के भेद पर आते हैं। जैसा कि हमने आपको संज्ञा के भेद के विषय में बताया था कि किसी भी का वर्गीकरण कई आधार पर हो सकता है। जैसे कक्षा में 50 विद्यार्थी हैं तो लंबाई और छोटाई के आधार पर, मोटे और पतले के आधार पर, लड़का और लड़की के आधार पर। इसी प्रकार क्रिया के भेद भी कई आधार पर किए गए हैं। कर्म के आधार पर पहला भेद है, फिर दूसरा है काल के आधार पर, फिर है संरचना या प्रयोग के आधार पर। आज की कक्षा में
हम कर्म के आधार पर और काल के आधार पर क्रिया के भेद कवर करेंगे, फिर संरचना या प्रयोग के आधार पर हम नेक्स्ट क्लास में इसको कवर करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। कर्म के आधार पर क्रिया मुख्य रूप से दो प्रकार की होगी, सकर्मक क्रिया एवं अकर्मक क्रिया। जैसा कि इनके नाम से ही बोधित हो रहा है, नाम से ही पता चल रहा है कि जहां कर्म आवश्यक है जिस वाक्य में, वह सकर्मक क्रिया होगी। जिस क्रिया को कर्म की अपेक्षा है, अपेक्षा मतलब आवश्यकता, वह सकर्मक क्रिया होगी। और जिस क्रिया को कर्म की आवश्यकता नहीं है, वह कर्ता के अनुसार ही चलती है, वह क्रिया अकर्मक क्रिया होगी। जो क्रिया कर्म के अनुसार चलेगी वो सकर्मक क्रिया होगी वाक्य में, और जो क्रिया कर्ता के अनुसार चलेगी वह अकर्मक क्रिया होगी। आप उदाहरण के अनुसार देखिए। सबसे पहले हम सकर्मक क्रिया के बारे में देखेंगे। वे क्रियाएं, परिभाषा सबसे पहले देखते हैं, जिनका प्रभाव वाक्य में कर्ता पर न पड़कर कर्म पर पड़ता है, अर्थात क्रिया के साथ कर्म भी रहता है, वहां सकर्मक क्रिया होती है। जैसे सीता खाना खा रही है। यहां पर सीता करता है, ठीक है, कर्म है खाना, ठीक है, और खा रही है। तो यहाँ पे खाना कर्म है, सीता को इस कर्म की आवश्यकता है, वो क्या खा रही है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर जो है क्रिया कैसी है, सकर्मक कहलाएगी। सुलेख पानी पी रहा है। यहाँ पे पानी कर्म है, तो कर्म की आवश्यकता है, इस क्रिया को पीना क्रिया में कर्म की आवश्यकता है, इसलिए यहाँ पर जो है सकर्मक क्रिया कहलाएगी, ठीक है। यह सकर्मक क्रिया भी दो प्रकार की है। यह सकर्मक क्रिया भी दो प्रकार की मानी जाएगी। कौन कौन सी? एक कर्मक और द्विकर्मक, ठीक है। कभी कभी वाक्य में एक कर्म प्रयोग होता है तो वहां पे एक कर्मक क्रिया होती है। कभी कभी वाक्य में दो कर्मों का प्रयोग होता है तो वहां द्विकर्मक क्रिया कहलाती है। उदाहरण के साथ आप समझेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। जैसे अमन पुस्तक पढ़ रहा है। यहां पर पुस्तक एक कर्म है तो यह क्रिया कैसी हुई? पढ़ने की क्रिया एक कर्मक कहलाई। जब यह है अध्यापक अमन को पुस्तक पढ़ा रहे हैं या कोई भी विषय पढ़ा रहे हैं, तो यहाँ पे अध्यापक कर्ता हो गया, अमन एक कर्म हो गया, पुस्तक दो कर्म हो गया। तो ये क्रिया पढ़ाने की कैसी हो गई? द्विकर्मक हो गई, क्योंकि यहाँ पे दो कर्म दिखाई दे रहे हैं। इसमें पुस्तक प्रमुख कर्म है क्योंकि पढ़ाने की क्रिया में पुस्तक का मेन काम है, और अमन गौड़ कर्म कहलाता है। अन्य उदाहरण से भी आप
जैसे राहुल बाजार जा रहा है, यहां पे बाजार एक कर्म है, तो यहाँ पे एक कर्मक क्रिया हो गई, ठीक है ना। तो इस तरह से आप अन्य उदाहरण द्विकर्मक क्रिया का भी देख सकते हैं। दूसरा एक और उदाहरण देख सकते हैं द्विकर्मक का, जैसे सीता रमेश को गीत सुना रही है, ठीक है। तो यहाँ पे गीत प्रमुख कर्म हो गया और रमेश को गौण कर्म हो गया, क्योंकि सुनाने की क्रिया में गीत का ज्यादा योगदान है। अगला है अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया वे क्रियाएं हैं, अकर्मक क्रिया वे क्रियाएं हैं जिनमें जिस क्रिया को कर्म की आवश्यकता नहीं होती है, वह कर्ता के अनुसार ही चलता है। वे क्रियाएं जिनके साथ कर्म का प्रयोग नहीं होता और क्रिया का प्रभाव कर्ता ही पर पड़ता है, वह कौन सी क्रिया है? अकर्मक क्रिया, ठीक है। जैसे उदाहरण के रूप में आप देख सकते हैं, सीता हंसती है, राम बैठा है, वह सो रहा है, ठीक है। और भी उदाहरण आप देख सकते हैं, यानी हंसना, बैठना, सोना, उठना, ये सारी क्रियाएं जिसमें कर्म की आवश्यकता नहीं होती, वे अकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। अब अगले आधार पर हम देखेंगे काल के आधार पर क्रिया के भेद। तो काल तीन प्रकार का होता है, आपको मालूम ही है, जो बीत गया, जो वर्तमान में है और जो आगे आएगा, यानी भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। तो इस आधार पर ये भी तीन प्रकार की होंगी काल के आधार पर क्रियाएं। सबसे पहले होगी भूतकालिक क्रिया, दूसरा वर्तमान कालिक क्रिया, और तीसरा भविष्यकालिक क्रिया। ठीक है। बीते समय का बोध कराने वाली क्रिया भूतकालिक क्रिया कहलाएगी, बीते समय का बोध कराने वाली, वर्तमान समय का बोध कराने वाली क्रिया वर्तमान कालिक कहलाएगी, और आने वाले समय का बोध कराने वाली क्रिया भविष्यकालिक क्रिया कहलाएगी। एक एक उदाहरण हम तीनों का देखेंगे, स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएगा, इसमें कोई ज्यादा परेशान होने की बात नहीं है। जैसे वह दिल्ली गई थी, उसने खाना खाया था, वह बनारस गई थी, उसने पढ़ा था, यानी जो क्रिया पहले बीत चुकी है, हो चुकी है, वो भूतकालिक क्रिया है। ठीक। वर्तमान कालिक क्रिया का उदाहरण देखिए, हंसिका पढ़ाई कर रही है, इसके साथ और भी बहुत सारे उदाहरण वर्तमान काल के वाक्य आप देख सकते हैं। वह दिल्ली जा रही है, वह पढ़ रही है, वह हंस रही है, वह खेल रही है। इसमें सकर्मक अकर्मक कुछ भी होगा, आप काल के आधार पर भेद करेंगे।
ठीक है। भविष्यकालीन क्रिया आगे आने वाले समय के लिए जिन क्रियाओं का प्रयोग होता है, जैसे वह पढ़ेगी, है, वह बनारस जाएगी, वह दिल्ली जाएगी, वह जिंदगी में आगे बढ़ेगी, वह बहुत अच्छा मुकाम हासिल करेगी। यानी भविष्य की जो भी बातें हैं जिस वाक्य से हम करते हैं उसमें जो क्रिया लगती है वो भविष्यकालीन क्रिया कहलाती है। ठीक है। इस तरह आज हमने दो आधार पर क्रिया के भेदों को जाना, एक कर्म के आधार पर और एक काल के आधार पर। अगली कक्षा में हम संरचना एवं प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद को समझेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आपका दिन